नमस्कार। आज के इस YouTube सेशन के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए सभी हमारे टीचर्स, बीओज एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विभागीय समस्त अधिकारीगण, आप सभी का मैं आज इस YouTube सेशन में स्वागत करता हूं। हम सब जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों को अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि हम सब को ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि हम सब समाज में रोशनी फैलाने का काम कर सकें। रोशनी यानी शिक्षा के रूप में हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को शिक्षित बना करके उसके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम कर सकें। हम सबकी प्रथम हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम सब अपने समाज को, हर एक बच्चे को शिक्षित बनाएं। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम देश के निर्माण की परिकल्पना नहीं कर सकते। कोई भी देश आज जितने भी देश हमारे विकसित हैं, बड़े से बड़ा देश, केवल और केवल एक आधार पे उनकी पूरी देश की व्यवस्था टिकी हुई है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति शिक्षा के बल पे आगे बढ़ रहा है, और जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपने आप पूरा देश आगे बढ़ जाता है। आज हमारे पास, मुझे लगता है कि किसी भी तरह की संसाधनों की कमी नहीं, केवल जरूरत है तो एक दृढ़ संकल्प होने की, मन में कुछ ठान करके आगे बढ़ने की। हम सब अगर ठान लें तो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा परिवार है कि अगर इस विभाग से जुड़ा हुआ एक एक शिक्षक ठाने की मुझे अपने समाज में, अपने आसपास के एक भी व्यक्ति के, एक भी बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं होने देना है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं कि समाज में एक एक बच्चा शिक्षित हो, इसको हम सब लोगों को पूरा करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। आज हम सब लोग काफी बेहतर अपने प्रयासों से, पूरे विभाग के प्रयासों से, आप सब लोगों के प्रयासों से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और विभाग की छवि पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बेहतर हुई। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हमारे विद्यालयों की स्थिति सुधरी है, शिक्षा के ऊपर, खासतौर पर हमारी प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बच्चों के अभिभावकों का विश्वास जगा है। लेकिन आज भी अगर मैं नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात करता हूं तो नेट एनरोलमेंट रेशियो आज भी हमारा 92% पे है। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हम सब लोग अभी ये जो गैप 92 से लेकर के इसको 100 तक लेकर के जाने के लिए 8% का गैप अभी भी हमको दिखाई देता है। इस 8% गैप में प्रारंभिक शिक्षा से अभी भी हमारे बच्चे वंचित हैं। इस तरह की स्थिति, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को एक संकल्प लेकर के इस कार्य से जुड़ना होगा। हमारे सभी बच्चे, मुख्यतः ये बच्चे जो 8% अभी हमारे नेट एनरोलमेंट रेशियो में नहीं है, ये गरीब परिवारों के बच्चे, उपेक्षित समाज से आने वाले बच्चे, इन सब लोगों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन बच्चों में भी सारी प्रतिभाएं हैं। इनमें से भी कोई बच्चा डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है, कल्पना चावला बन सकता है, या फिर खेल के क्षेत्रों में कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, कोई नीरज चोपड़ा बन सकता है। ऐसी अनेकों प्रतिभाएं आज भी इन बच्चों में है, जिनको हम सब लोगों को निखारने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को इन बच्चों के घरों तक शिक्षा को लेकर के जाना है, शिक्षा के रूप में, बल्कि एक चिराग को लेकर के जाना है जो कि इनके घरों में, इन बच्चों के घरों में, इन परिवारों के घरों में
रोशनी को जगाने का काम करेगा। हम सब आज हमारी सरकार द्वारा गरीब समाज के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारी चीजों को लेकर के चिंतित रहते हैं। आज विभाग पूरी तरह से पारदर्शी तौर पे शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहा है। बच्चों तक सारी सुविधाएं पहुंचे, डीबीटी के माध्यम से बच्चों का अभिभावकों तक धनराशि को पहुंचाया जा रहा है। आज मुफ्त कॉपियां, किताबें, जूते, मोजे, बैग, साथ साथ स्टेशनरी, इन सारी सुविधाओं को आज डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खाते तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे विभाग द्वारा 2 कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। खास तौर पे हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए शारदा और समर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हमारे जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके माध्यम से हम सब लोगों को अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके उनको नामांकित करना है। आज मेरे साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अपने आसपास चिन्हित करें, ऐसे बच्चों को स्कूल में नामांकित करने का काम करें। मुझे अवश्य विश्वास है कि अगर एक एक शिक्षक इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो जो हमारा अभी भी गैप है 8% का, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, इस गैप को हम अवश्य जल्द आने वाले समय में हम सब लोग पूरा करेंगे। हमारे नोडल अध्यापक ऐसे नामांकित बच्चों को पहले 15 दिन के अंदर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक प्रारंभिक मूल्यांकन उनका अवश्य करें। साथ साथ ऐसे हमारे प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षण योजना यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को हम सब लोग तैयार करें, इस प्लान को बनाएं और उसके अनुसार बच्चे को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए हम सब लोग कार्य योजना बनाएं। सरकार द्वारा दी जा रही हर सुविधा का लाभ मुझे लगता है कि इन बच्चों तक पहुंचना चाहिए और इन बच्चों का अधिकार, हम इसको अवश्य सुनिश्चित करें कि जो भी हमारे बच्चों के लिए सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसको हर एक बच्चे तक ही पहुंचे, इसको अवश्य सुनिश्चित करना है। इस ऐप के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज की जाए, बच्चों की अनुपस्थिति ना हो, ये हम लोगों को इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। केवल बच्चे का एनरोलमेंट कर लिया जाए और बच्चा अगर विद्यालय नहीं आ रहा है तो भी जो हम सब लोग संकल्प लेकर के चले हैं, एक शिक्षित पूरा प्रदेश शिक्षित बने, 100% हमारे प्रदेश का बच्चा शिक्षित हो, इस संकल्प को हम सब लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे के एनरोलमेंट के बाद इस ऐप के माध्यम से हम बच्चों की उपस्थिति को भी दर्ज करें। आप बच्चों के माता पिताओं के साथ भी मिलकर के एक विश्वास स्थापित कर सकते हैं, ताकि बच्चों के माता पिता भी बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक हो और संवेदनशील बने। शिक्षा उनके बच्चों को एक नए दुनिया की ओर लेकर के जा सकती है। उनके पूरे परिवार को शिक्षा से जोड़ने के नाते हम सब लोग एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। किसी भी परिवार में अगर एक व्यक्ति, एक पीढ़ी अगर शिक्षित हो जाए तो आने वाली आगे की सारी पीढ़ी उस परिवार की अपने आप ही शिक्षित हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा का महत्व हम सब लोगों को जाकर के ऐसे परिवारों में उनके माता पिताओं को, बच्चों को जाकर के बताना आवश्यक है। जो हमारे गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से हम सब लोगों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का काम करना है। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे साथ में जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को इन सारे कार्यक्रमों से अपने खुद ही अपनी भावनाओं के रूप में जुड़ने की आवश्यकता है। हम सब 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के
जितने भी हमारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को चिन्हित करके, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था से दूर है, हमारे विद्यालयों से दूर है, नहीं आते हैं, उन्हें हम सब लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना है। आपका ये प्रयास आपके गौरव को बढ़ाएगा, आसपास के लोगों में आपके बारे में, आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपको एक आदर्श के रूप में देखा जाएगा। आपको सदैव सम्मान दिया जाएगा। आसपास के गांव में, इलाकों में आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक साथियों का एक बार पुनः अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग जुड़े हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोगों की मेहनत से हम सब लोग अपने विभाग में अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अपने विभाग की हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित बनाएं, उस उद्देश्य के साथ हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। साथ साथ एक खुशखबरी भी है। जनपद उन्नाव में मुझे जानकारी हुई कि वहां पे एक आउट ऑफ स्कूल बालिका के रूप में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंज मुरादाबाद जनपद उन्नाव की छात्रा अर्चना का चयन क्रिकेट में अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है। मैं अर्चना के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह का टैलेंट हमारे बच्चों में छुपा हुआ है, जिसको हम सब लोगों को निखारने का काम करना है और पॉलिश करने का काम करना है। इन गरीब परिवारों में इस तरह का टैलेंट दबा ना रह जाए और उसको कोई अवसर ना मिले, इसका हम सब लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक बार पुनः आप सब लोग आज इस YouTube सेशन के माध्यम से हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं सभी का अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके ऊर्जापूर्ण उद्बोधन के लिए और आशीर्वचन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है अपने साथियों पे, अपने शिक्षक साथियों पे, कि सर आपने जो अपेक्षाएं इनसे की हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, उस पे ये लोग 100% खरा उतरेंगे। और जो प्रतिभाएं अब भी हमारी आंखों से ओझल हैं, उन्हें सामने लाने, उन्हें निखारने, उन्हें तराशने में अपना सर्वस्व योगदान देंगे पूरी तरह से। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसमें आगे जैसा कि इस कार्यक्रम का शेड्यूल है, हमारे साथ यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ श्री ऋत्विक पात्रा जी जुड़े हुए हैं। पात्रा जी का आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में और दिव्यांग बच्चों के बारे में विशेष कार्य है, और इनका अपना एक विजन है, और इन बच्चों के लिए ही लगभग इनका पूरा जीवन अब तक समर्पित रहा है। मैं श्री पात्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगा। श्री ऋत्विक पात्रा जी। माननीय मंत्री जी, डीजी सर, माधव जी, एवं जो भी हमारे शिक्षक साथी पूरे 75 जिले से जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्ते, आदाब। मुझे जो आज बताने के लिए बोला गया है कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारे बच्चों के लिए चाहिए, सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए नहीं, इनफैक्ट सामाजिक सुरक्षा इसलिए चाहिए ताकि बच्चे आउट ऑफ स्कूल ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल का 2 कैटेगरी है। एक है जो कभी स्कूल नहीं आए हैं, और एक है जो ड्रॉप आउट हो गए। जो ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण, अगर हमारे प्रदेश या एवं भारत के दूसरे प्रदेशों को देखें या दुनिया के बहुत सारे देशों में देखें, कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एट रिस्क है। एट रिस्क है, क्या रिस्क है उनके सामने? कि वो आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, आज नहीं है तो आगे हो जाएंगे। उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। ये बोलते हुए मैं एक चीज से मैं शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो निर्णय लिए हैं, जो कदम आगे बढ़ाए हैं, भारत के कोई भी प्रदेश इतना सशक्त एवं इतना कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए। तो पर इससे हमें बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि हमें बहुत आगे जो रास्ता है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 8% का जो गैप है, उसको अगर आपको पूरा करना है तो हमें बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि सोशल प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देके बताता हूँ। आप किसी भी स्कूल में जाइए,
किसी भी स्कूल में जाइए, आपको बच्चे मिलेंगे जिनके सिर्फ माँ है, पिताजी नहीं है, या सिर्फ पिताजी है माँ नहीं है ना, तो वो आउट ऑफ स्कूल हो सकता है आगे जाके। ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको सिबलिंग केयर करना पड़ता है, उनके छोटे भाई बहनों का देखना पड़ता है, वो आउट ऑफ स्कूल होने का चांसेस है। ऐसे बच्चे जो आपके देर से स्कूल आते हैं क्योंकि घर के बहुत सारे काम उनको करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जिनके शायद बड़े भाई चाइल्ड होते हुए भी चाइल्ड लेबर बन गए हैं और ये अभी स्कूल में आ रहे हैं, ये भी चाइल्ड लेबर बन सकता है। ऐसे बच्चे जिनके बड़ी बहन 18 साल की उम्र में शादी हो गया है, तो ये बच्ची का भी शादी हो सकता है। ये जो बच्चे हैं, इनके लिए देश के अंदर पहले बार उत्तर प्रदेश ने शारदा जो प्रोग्राम है, हमारे इस शारदा प्रोग्राम के तहत एक सोशल प्रोटेक्शन का एक मैट्रिक्स एनेक्स 6 की तरह दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है स्कूल को कि आप इन बच्चों को चिन्हांकन करें और इन बच्चों के लिए देश के एवं प्रदेश के जो स्कीम है, बहुत सारी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के है, बहुत सारी स्कीम भारत सरकार के है, जो इन बच्चों के लिए लागू किया जा सकता है, इन परिवारों के लिए लागू किया जा सकता है। आप सिर्फ एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को बना के आप ग्राम प्रधान को दीजिए। ये स्कीम दिलवाना, ये प्रोटेक्शन दिलवाना आपका काम नहीं है, ये प्रोटेक्शन दिलवाना ग्राम प्रधान का काम है। आपका काम शारदा प्रोग्राम के तहत जो आउट ऑफ स्कूल चिन्हांकन हुआ है और जो आपके स्कूल में है पर आगे जाके आउट ऑफ स्कूल होने का संभावना है, उनका लिस्ट आप बनाइए और आप ग्राम प्रधान को दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा एक छोटा सा टीम है एक्शन एड, हम सपोर्ट करते हैं एक्शन एड को, और 20 जिले में कुछ स्कूलों में हमने इसको एक्सपेरिमेंट करा शारदा प्रोग्राम के तहत। 4000 से ज्यादा बच्चे कुछ स्कूलों ने निकाला और अभी विद इन 3 मंथ्स प्रधान लोगों ने 2000 से ज्यादा बच्चों को 20 जिले में से ये सोशल प्रोटेक्शन दिया है। इसका मतलब अगर हमारे 1,34,000 और स्कूल्स अगर ये लिस्ट बना के प्रधानों के साथ थोड़ा सा एडवोकेसी करेंगे गांव लेवल पे, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं छूटेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा और आगे वो स्कूल आते जाएंगे। जब हम ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स उनके लिए हम लागू करेंगे तो हमारे लिए भी एक मजबूती होगा हमारे साथ कि हम उनके माता पिता को बोल सकते हैं, देखिए आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हमने ये सुविधा दिया है, बच्चे को स्कूल में आना है और बच्चे भी स्कूल आने के लिए ज्यादा बेहतर परिस्थिति में होंगे। कुछ जिलों का अगर मैं उदाहरण लूं, कुछ स्कूलों का मैं उदाहरण दूं, मैं कानपुर का एक स्कूल का उदाहरण लेता हूं। एक ही स्कूल में 18 बच्चे हैं अपर प्राइमरी स्कूल में जो सिंगल मदर है, हाँ, और वो उन सब बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल के आने के पहले या स्कूल से बाद उनको कहीं ना कहीं काम में या अपने माँ को सपोर्ट करना पड़ता है स्कूल को चलाने के लिए। वो बच्चे हमारे स्कूल में कितने दिन रहेंगे? नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो हमारे जो ये 8% का जो गैप है हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि स्कूल इसमें क्या कर सकते हैं, आपके सामने ये सवाल आ सकते हैं, स्कूल इसमें क्या कर सकता है? मैं कहूंगा कि स्कूल इसमें कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं अपने बच्चों को, आप जानते हैं कौन से बच्चे आपके खतरे में हैं, आप जानते हैं कौन से बच्चे देर से आते हैं क्योंकि सिबलिंग केयर करना पड़ता है, आप जानते हैं कौन से बच्चे कौन से बच्चे के माता या पिता जो विकलांग है या दोनों विकलांग है, आप जानते हैं कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको माता पिता दोनों छोड़ दिए गए हैं, छोड़ के चले गए हैं या बुआ के पास रहे या नानी के पास रह रहे हैं, इनको आप जानते हैं। और शारदा प्रोग्राम के तहत इसका पूरा मैट्रिक्स बना के आपको दिया गया है। आप हर एक स्कूल से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप ये लिस्ट को बनाइए, अपने ग्राम प्रधान को दीजिए और बीच बीच में उनको याद दिलाइए कि ये बच्चे हमारे छूट जाएंगे अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा पहला जो हमें बोला गया था, ये मेरा फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, हम सब की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे हमारे स्कूलों को, आप थोड़ा सा कदम उठाइए और इसको करिए। और जो हमारे जिले के लोग जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉक के लोग जुड़े हुए, खास करके डीसी कम्युनिटी, बीएसए साहब, आप लोग अगर जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है भारत में जहां पर हर एक डीएम हमारे 75 जिले में शारदा के ऊपर मीटिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कितने आउट ऑफ स्कूल चिन्हांकन हुआ है। आप डीएम साहब के साथ एनेक्स 6 को लेके जो संलग्न 6 है शारदा का, उसको लिए चर्चा करें और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करें कि उनके अपने मीटिंग में ये संलग्न 6 का भी मॉनिटर करें,
ताकि हमारे सारे, क्योंकि वो मॉनिटर करेंगे, सीडीओ साहब मॉनिटर करेंगे, तो हमारा संलग्न 6 सही मायने में बहुत अच्छा तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। स्कूल को क्या मैं रिक्वेस्ट किया, स्कूल को मैं रिक्वेस्ट किया लिस्ट बना के प्रधान को दीजिए, और जिले को मैंने ये रिक्वेस्ट किया आप हमारे डीएम साहब लोगों को रिक्वेस्ट करें कि उनके जो शारदा वाला मीटिंग है उसमें संलग्न 6 के एक्सक्यूज मी प्लीज बी क्वाइट। सॉरी, मैं जयपुर के एक होटल से आपसे जुड़ा हुआ हूं और काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो आप डीएम सर से रिक्वेस्ट करें कि उनके शारदा वाला मॉनिटरिंग जो मीटिंग होता है उसमें संलग्न 6 के ऊपर स्पेसिफिकली वो मीटिंग करे, ताकि हमारे ड्रॉप आउट का संख्या कम हो और जितने सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार का है, भारत सरकार का है, हमारे इन बच्चों के लिए लागू हो और हमारे बच्चे एक सशक्त पोजीशन में रहे, लगातार स्कूल में आए। सॉरी, why the other team is not coming। मेरा लास्ट जो इसमें आपको कहना है वो है दिव्यांग बच्चों के बारे में। माधव जी एवं माननीय मंत्री जी, आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से बताया कि क्या हमारी जरूरत है। मैं बहुत संक्षेप में अगला 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात कि कितने हमारे स्कूल में हैं। मैं आपको बताऊं, लगभग 3 लाख बच्चे हमारे स्कूल में हैं जो दिव्यांग हैं। कितना होना चाहिए? लगभग 8 लाख बच्चे होना चाहिए। इसका मतलब 6 लाख बच्चे अभी भी हमारे पास है जो हम ढूंढ नहीं पाए। क्यों ढूंढ नहीं पाए हैं? उनके बहुत सारे कारण हैं, उस कारण में आऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर ही हैं, हम ही लोग नहीं कर पाए। एक उदाहरण देता हूं देवी पाटन से। पिछले बार जब सर्वे हुआ था तब 332 बच्चे हमें मिला था। सिर्फ मैं दिव्यांग बच्चे का मतलब सब दिव्यांग बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीवियर और मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। उसमें 332 मिले थे। जब फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी शुरू हुआ, गांव वाले अपने बच्चे लेके आए और आज के तारीख में करीबन 1162 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बच्चे हमारे पहुंच के बाहर है जो दिव्यांग है। ठीक है, उन बच्चों को हमें चिन्हांकन करना है। दूसरा समस्या इसमें क्या है? जो बच्चे हमारे स्कूल में, जो दिव्यांग बच्चे हमने स्कूल में भर्ती किया है, वो चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस हो सकता है, चिल्ड्रन विद हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और दूसरे सारे दिव्यांग हो सकता है। उनमें से कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल अटेंड कर रहा है? बहुत कम। आप किसी स्कूल में चले जाइए, 3 दिव्यांग बच्चे, उन्हीं बच्चे 3 दिव्यांग बच्चे अगर आपको मिले रजिस्टर में, उसमें से कितने बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड कर रहे हैं आप देखिए। आप देखेंगे कि वो बहुत स्कूल बहुत कम अटेंड कर रहे हैं। हमारे टीचरों में एक ये है कि हम इन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, या वो बहुत ज्यादा प्रेरणा नहीं देते हैं उन बच्चों को स्कूल में आने के लिए। मैं कहूंगा कि आप कम से कम ये कोशिश करें, जो बच्चे कम से कम अभी हमारे पास एनरोल्ड है वो स्कूल लगातार आए, वो बैठे क्लासरूम में, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। वो बैठे क्लासरूम में और आगे क्या सहायता चाहिए उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा कोर्सेस दीक्षा में रखा हुआ है। किस बच्चे के साथ क्या किया जाएगा, कैसे पढ़ाना है, बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है। उसका हेल्प लीजिए, स्पेशल एजुकेटर्स का हेल्प लीजिए। तो 2 मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक, सारे बच्चों का चिन्हांकन अगर आपको करना है तो सही मायने में जो शारदा जियो में जिस तरीके से हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए बोला गया है उस तरीके से हाउस होल्ड सर्वे करना है। और ध्यान रखिए, हाउस होल्ड सर्वे करने का जिम्मेदारी शारदा के तहत है, समर्थ के तहत नहीं है। इसका मतलब जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, वो दिव्यांग हो या ना हो, वो आप हाउस होल्ड सर्वे के तहत ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे टीचर, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है, अभी हमारे एक टीचर अगर ठान ले कि हम इन बच्चों को वापस लाएंगे, तो एक टीचर को घर घर जाना पड़ेगा, शारदा के तहत आउट ऑफ स्कूल सर्वे करना पड़ेगा, तभी जाके सारे दिव्यांग बच्चे आइडेंटिफाई होंगे। अगर हम स्कूल में बैठ के सर्वे करने का कोशिश कर रहे हैं तो कभी ये हो नहीं पाएगा। और समर्थ के पास इतना बड़ा टीम नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे। समर्थ का काम क्या है, मैं आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और रंजीत, गुरमिंदर, डीजी सर, मैं, सब लोग, हम लोग इसमें जूझते हैं, आरएन जूझते हैं। लोग ये कंपार्टमेंट बना लिया है। आउट ऑफ स्कूल मतलब शारदा, और आउट ऑफ स्कूल हो ना हो, अगर दिव्यांग है वो मतलब समर्थ नहीं। आउट ऑफ स्कूल दिव्यांग हो ना हो वो शारदा के तहत आएगा, हाउस होल्ड सर्वे के तहत आएगा। अगर वो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बाद उसका असेसमेंट, उसका सर्टिफिकेशन, उसके एड्स एंड अप्लायंसेस, उसका स्पेशल एजुकेशन वो समर्थ के तहत होगा।
तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन का शारदा के तहत है। बहुत ही सुंदर तरीके से माधव जी बता रहे थे, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चंस उसके अंदर दिया गया है। उन क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत ही साधारण हिंदी में उस सवालों को पूछना है, बच्चों के सामने क्या बाधाएं हैं वो लेना है, और उस सोशल मॉडल के तहत आप आइडेंटिफाई करेंगे इतने बच्चों के सामने बाधाएं हैं, उस बच्चों का जो लिस्ट बनेगा, समर्थ वाले उस लिस्ट को लेंगे, उसके लिए असेसमेंट कैंप करेंगे, उसका सर्टिफिकेशन करेंगे, उसको एड्स एंड अप्लायंसेस देंगे और उनको स्पेशल एजुकेशन एवं रेगुलर एजुकेशन देने का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले 3 पॉइंट बता देता हूं कि सारे बच्चों को जो एट रिस्क है उनको सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन मिलने के लिए आप हर एक स्कूल लिस्ट बनाएं और प्रधान को दे, जिले डीएम सर लोगों से बातचीत करके उनके साथ एडवोकेसी करके सोशल प्रोटेक्शन के जो एट रिस्क बच्चे हैं उनके सोशल प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ एडवोकेसी करे और उनको मॉनिटरिंग में सपोर्ट करे, और ताकि सारे स्कूलों के जितने एट रिस्क बच्चे हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन मिले। चौथा, दिव्यांग बच्चों का जिम्मेदारी आइडेंटिफिकेशन का जिम्मेदारी शारदा के तहत है, हाउस होल्ड सर्वे के तहत है। हमारे सारे टीचरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्पेशल एजुकेटर का नहीं, हमारे सारे टीचरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आइडेंटिफाई करें, और वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए शारदा के तहत बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सहज भाषा में क्वेश्चन दिया गया, उसको अप्लाई करिए। आखिर में समर्थ का काम है, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसका असेसमेंट, उसके सर्टिफिकेशन, उसके एड्स एंड अप्लायंसेस, उसके स्पेशल एजुकेशन, उनका काम। धन्यवाद। और मुझे ये मौका देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी एवं डीजी सर, माधव जी, सबको मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू पात्रा जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके आउट ऑफ स्कूल होने के पीछे जो कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और जो हमारी सोशल सिक्योरिटीज की स्कीम्स हैं, अगर इनका लाभ उन्हें मिला तो निश्चित रूप से उनके घर की, उनके परिवार की आर्थिक दशा सुधरेगी, तो उन बच्चों का विद्यालय में अटेंडेंस भी सुधरेगा, बढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय आपका सत्र को आगे बढ़ाते हुए महानिदेशक महोदय श्री केसर हम लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करिए। धन्यवाद माधव। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, मेरे साथ जुड़े हुए सभी मेरे साथी अधिकारीगण, विशेषज्ञगण, हम सबका सौभाग्य है कि आज माननीय मंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिला, उनका प्रेरणादायक उद्बोधन मिला और सभी शिक्षक साथीगण इससे काफी लाभान्वित होंगे। उनकी आज यहाँ गरिमामयी उपस्थिति ही प्रदर्शित कर रहा है कि शीर्ष नेतृत्व हमारे विभाग का क्या अपेक्षा रख रहा है, कितना संवेदनशील है। हमारे सभी शिक्षक साथीगण और हम सभी एक टीम बनकर जो समावेशी शिक्षा के हमारे लक्ष्य हैं उसको पूरा करें। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और पूरे सरकार के पूरा ढांचा जो है एक फ्रेमवर्क आपको दे चुका है। हमारे कायाकल्प अभियान में जो भी संपत्तियां सृजित हो रही हैं वो सभी शिक्षक साथियों के केंद्रीय भूमिका में, सभी अंतर विभागीय समन्वय से, जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर परिवेश ठीक नहीं रहेगा तो हमारे दो कमजोर बच्चे हैं जिनकी एकमात्र उम्मीद हमारे शिक्षक साथी हैं, तो अगर वो संपत्तियां सृजित करते वक्त अगर हमने जो टेक्निकल और ऑपरेशनल मैनुअल दिया है तो दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं उन्हें विकसित नहीं की गई। मैं हैरान होता हूं जब कोई टीचर या हमारे प्राध्यापक या हमारे प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हमारे विद्यालय में दिव्यांग बच्चे हैं ही नहीं, जबकि किस तरह के दिव्यांगताएं उसमें पहचानने की जरूरत है। तो मेरा आग्रह है कि कृपया करके इन इंफ्रास्ट्रक्चर करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा स्कूल चलो अभियान इस सत्र में भी प्रारंभ किया गया था, जो अभी एक जन आंदोलन बना हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे परिवेश के बच्चों को हम चिन्हीकरण करें और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो रूपरेखा दी गई है वो पूरा करें। जो शारदा और सामर्थ कार्यक्रम के विस्तृत शासनादेश निर्गत हुए, मैं आग्रह करूंगा सभी टीचर से इसकी भावना को समझे, इस शासनादेश का अध्ययन करें और इसके संवाददाता बने।
ये तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक अभिभावक तक, हर एक समुदाय के लोगों से, हर एक जनप्रतिनिधि तक हम इस शारदा और सामर्थ्य को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करके आगे ना बढ़े। पिछले 2 या 3 सालों में आपने देखा होगा विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आपसे हुए हैं, हर महीने आपके साथ यूट्यूब सेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छे मेधावी हमारे विशेषज्ञों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध की जा रही है। हमारी संगठित कार्यक्रम जो है उसका आप बारीकियों को समझना पड़ेगा। एक दिव्यांग या आउट ऑफ स्कूल बच्चे को चिन्हीकरण के पश्चात उसको कैसे हैंडल करना है, वो व्यवहार परिवर्तन की बातें कैसे करनी है, संवेदनशीलता उस बच्चे के साथ और उसके अन्य साथियों के साथ उनको कैसे जोड़ना है, उसमें पीयर लर्निंग कैसे, उसको मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ना है, कक्षा के एक डायनामिक वातावरण में उसको कैसे समाहित करना है, आप ही के हाथ में वो बागडोर रहती है, उसको करना है। उस बच्चे को व्यक्तिगत क्या ध्यान केंद्रित करते हुए उनको आपको पढ़ाना है। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हमारे ERP शिक्षक साथीगण, शिक्षक संकुलगण आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके अभिनव प्रयास भी उसमें जुड़ेंगे। आपके कार्यकुशलता और अनुभव के साथ मिलकर एक अच्छी कक्षा के भीतर की पद्धतियों में सुधार करते हुए हम रूपरेखा बनाएं, ये बहुत जरूरी है। और विशेषकर हमारी बच्चियों के साथ, जो अभी हम देख रहे हैं कोविड के पश्चात बच्चों के ड्रॉपआउट में अनेक विशेषज्ञ सर्वों में हम देख रहे हैं कि बहुत गिरावट आई है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना है और ज्यादा काम करना है, इसको करना है। माननीय मंत्री जी के अपेक्षाएं आपने सुन ली, हमारे विशेषज्ञों की बात सुनिए। मेरा काम है कि अभी इसको सारांश के रूप में आपके सामने रखूं। जो डेटा सिस्टम विकसित की गई है उसका हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नोडल टीचर ने उसको ऐप तक डाउनलोड नहीं किया है, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, ब्लॉक की प्रबंधन इकाई हेडमास्टर्स की मीटिंग में इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। शारदा और सामर्थ्य के लक्ष्य हैं, चिन्हीकरण के लक्ष्य जो हमने दिए हैं, उसके पश्चात उनको लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह उनकी उपस्थिति को दर्ज कराना, प्रत्येक माह उनके लर्निंग आउटकम्स को अध्ययन करते हुए, आंकलन करते हुए निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से उनका निरंतर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाते रहना, ये बहुत जरूरी है। स्पेशल एजुकेटर्स से क्या समन्वय बहुत जरूरी है। और अंत में जो हमारे निपुण लक्ष्य और निपुण सूची जो निर्धारित की गई है कक्षा 1 से 8 के बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल बच्चे और हमारे दिव्यांग बच्चों को हम संवेदनशीलता के साथ पढ़ाते हुए, पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग करते हुए उनके लर्निंग आउटकम्स और दक्षताओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हर एक नोडल टीचर की जिम्मेदारी। बहुत बड़ी फौज तैयार हुई है, 1,36,000 हमारे नोडल टीचर्स हैं, हमारे स्पेशल एजुकेटर करीब 3,000 हैं, और सभी मिलकर अगर इसको एक अपना अपना नेतृत्व दें, अपना अपना बहुमूल्य योगदान दें, तो जो माननीय मंत्री जी के हमारी अपेक्षा है, माननीय मंत्री जी का जो निर्देश है, हम और शासन का जो मंशा है उसको पूरा करते हुए, क्योंकि आप अगर संख्या का आंकलन करेंगे, मैं चिंतित होता हूँ कि करीब 3 लाख से ज्यादा हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे ऑलरेडी चिन्हीकरण हैं। हमारे जो स्वतंत्र सर्वे कहते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे अभी वांछित चिन्हित करने मिले। इसके लिए आपको एक विस्तृत फ्रेमवर्क दिया है, इसमें हमें और बेहतर गहराई में काम करना है, हर एक घर तक इसमें पहुंचना है, हर एक मोहल्ले समुदाय तक पहुंच के इसको करना है। दिव्यांग बच्चों में भी जो संवेदनशीलता है वो हमें करना है। अगर इन बच्चों का आगे हमें कौशल विकास की ओर जोड़ते हुए इतने बड़े मात्रा में बच्चों को हमें शिक्षा का अधिकार और अवसर की समानता देना है, तो आवश्यक है कि उनकी प्रारंभिक बुनियादी दक्षताएं प्राप्त हों और उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम उनकी मदद करें। मैं आज इस कार्यशाला से, इस ऑनलाइन गोष्ठी जहां माननीय मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति रही है, उससे बहुत ज्यादा उत्साहवर्धित हूं। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप भी ज्यादा इसमें और बेहतर आपको इस योजना के बारे में जानकारी मिली होगी, और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से हम सब एक नई ऊर्जा के साथ इन दोनों योजनाओं को क्रियान्वयन में और गति लाएंगे और जनपद में सुनियोजित तरीके से चरणबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक जितने भी हमारे बच्चे चिन्हित हुए हैं उनको हम उनके कक्षा के अनुसार निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने में सफल हों। हमारे सारे टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को हम संतृप्त करते हुए हम आगे बढ़ें, और जितने भी बच्चे हमारे चिन्हित हुए हैं वो नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हों, उनके अभिभावकों से हमारे संपर्क हो, और हर एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं इनको अगर आपने ध्यान केंद्रित किया तो इतनी बड़ी टीम जो फील्ड में है उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी, और इसमें बहुत तृप्ति का काम रहेगा, बहुत बड़ी पूंजी हमारी होगी और आपको बहुत आनंद महसूस होगा, और इसी भावना से हम आगे बढ़ते हुए काम करें। मैं एक पूरे विभाग की पूरी टीम की ओर से
माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। सारे शिक्षक साथी जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने साथियों को भी इस सेशन को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और आपके माध्यम से हर गांव के हर गरीब परिवार तक हम पहुंचकर उनको, अगर उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं या दिव्यांग हैं, उनको जोड़ने में हम उनको भी प्रतिभागी बनाते हुए एक सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जन आंदोलन सृजित करें। चारदा और सामर्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने में जो माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है वो हम पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा, अगले सालों में हम लोग इस साल प्रयास कर रहे हैं कि हम एकेडमिक पार्टनर्स और अच्छी सामग्री आपको भेजें, जो मॉड्यूल्स अभी संगठित कार्यक्रम का और दिव्यांग के बच्चों के लिए एक्सेसिबल वर्कशीट्स हैं, और बेहतर मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता के हम भेजने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ये सारी सामग्री आपके पास प्रेषित हो जाएगी और उसके बाद आपको पढ़ाने में मजा आएगा। बस व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, उनको स्पेशल अटेंशन देते हुए, कक्षा के भीतर के एक वातावरण को और इनके लिए संवेदनशील बनाते हुए बेहतर व्यवस्था कराते हुए करना है। सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है और हमारे जैसे अभी ऋत्विक पात्रा जी ने आपके सामने कहा, वो सारी बातों को समाहित करते हुए आप अपने एक स्कूल के लिए और कक्षा के लिए, अपने गांव के लिए एक कार्ययोजना बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत आभार सबका, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को हमें अपना समय देने के लिए और हमारे पूरे टीम को प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अभी माधव तिवारी जी को अपना अंतिम वक्तव्य करने के लिए अनुरोध करता हूं। सर, अब अंत में मैं पुनः आदरणीय मंत्री जी का, महानिदेशक महोदय का, विशेषज्ञ के रूप में जुड़े ऋत्विक पात्रा जी का और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार।